हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड कंपटीशन में। और जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि आज का जो ये क्लास होने वाला है गुमला सामान्य ज्ञान से संबंधित क्लास है दोस्तों, जो कि आपका गुमला चौकीदार भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों। और आज का जो ये क्लास होगा उसमें मैं आप लोगों को गुमला से जुड़े जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न बन सकते हैं उनको सारे को मैं समाहित करने का प्रयास किया हूँ। और गुमला ज़िला से संबंधित कुछ करेंट अफेयर के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वैसे क्वेश्चन को मैं अलग से आप लोगों को अलग वीडियो में बतलाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का जो हम लोग का क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका झारखंड का मैप। ठीक है, झारखंड का मैप। इसमें आप लोग आपको पता है आप सबों को कि पूरे झारखंड में 24 ज़िले हैं, उनमें से एक ज़िला है हमारा गुमला। देख ही रहे हैं आप लोग कि गुमला कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों एक चीज़ और कि पूरे झारखंड को हम लोग 5 प्रमंडल में बांट के पढ़ते हैं। उसमें से ये जो गुमला है हमारा, ये जो ज़िला है ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर वाले इलाका में आता है। माने दक्षिणी छोटा नागपुर में आपका ये गुमला, रांची, फिर आपका सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा, ये जो है आपका 1 2 3 4 5, ये जो 5 ज़िला है दोस्तों ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर में आता है। समझ गए? इस कारण बोल सकते हैं ये गुमला ज़िला जो है आपका किस में आता है? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये मैप मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि इससे अगर मैप को आप देख लेंगे, समझ लेंगे कि गुमला कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भूगोल से रिलेटेड मतलब गुमला का भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड बहुत सा प्रश्नों का आप जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं स्टार्ट बिना देर किए। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पास सवाल उठा है तो आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि गुमला का अगर दक्षिण में देखें तो आपका सिमडेगा। इसको भी याद कीजिएगा कि गुमला के दक्षिण में क्या है? सिमडेगा। इसका पूरब में क्या है? खुट्टी रांची। इसका उत्तर में क्या है? लोहरदगा लातेहार। और इसका पश्चिम में क्या है? पश्चिम दक्षिणी भाग में क्या है आपका? छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। तो कहने का मतलब एक सवाल अगर बनता है कि गुमला से एकमात्र सटने वाला राज्य कौन है, तो वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य से इसका सीमा सटता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ देखिए इसका सीमा लातेहार ज़िले से लगता है, लोहरदगा ज़िले से लगता है, रांची ज़िले से लगता है, खूंटी ज़िले से लगता है, सिमडेगा ज़िले से लगता है। अगर आपके लिए सवाल बनता है कि गुमला ज़िला जो है झारखंड के कितने ज़िलों के साथ इसका सीमा लगता है, तो कितने ज़िला हो गए? 1 2 3 4 5। कितने ज़िले हो गए दोस्तों? 5। 5 ज़िलों के साथ गुमला का सीमा लगता है। चलिए यहाँ तक तो समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। आशा करते हैं दोस्तों कि इस मैप से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं आप लोगों ने देख लिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों कि ये है गुमला ज़िला। ये है सिर्फ गुमला ज़िला का मैप। ठीक है, इसमें जितने आपके जो प्रखंड है उसको दिखलाया गया है। इधर बिशुनपुर है, डुमरी है, चैनपुर, अल्बर्टेका, इधर रायडी, पालकोट, बसिया, कामडारा, भरनौसी से घगरा। ठीक है, ये सब जो है आपका गुमला ज़िला का मैप है। किस तरह का मैप है आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको अब हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य देखने से पहले एक चीज़ और बतला दो कि यहाँ जो अब यहाँ से हम लोग जो गुमला ज़िला से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं उनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो गुमला ज़िला इसका गठन कब हुआ? 18 मई 1983 को। और गुमला ज़िला का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? गुमला। ठीक है, गुमला शहर। क्षेत्रफल इसका कितना है दोस्तों? याद कर लीजिए, 5360 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका? गुमला ज़िला का। ठीक है, कुल जनसंख्या अगर हम लोग 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात करें गुमला ज़िला की जनसंख्या, तो टोटल कितना है दोस्तों? 10,25,213। ठीक है, ये सब एक एक लाइनर का है। और फिर आगे देखते हैं हम लोग। दशक की जनसंख्या वृद्धि,
मैंने 10 साल में जनसंख्या वृद्धि कितना वृद्धि हुआ था इसका पिछले बार का, इसका गणना करके बतलाया है 23.16% रहा है दशक की जनसंख्या वृद्धि। अब बात करेंगे जनसंख्या घनत्व का। ये गुमला जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है 191। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जनसंख्या घनत्व कैसे निकाला जाता है कि जितना भी मान लीजिए अगर गुमला जिला का हम लोग जनसंख्या घनत्व निकालें तो टोटल जनसंख्या यहाँ का जितना है गुमला जिला का, उसको गुमला जिला के क्षेत्रफल से अगर हम लोग भाग दे देंगे तो जितना भी आएगा वो हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। कहने का मतलब यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है 191। लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना है माने प्रति 1000 पुरुषों में और महिलाओं की संख्या कितना है 993। और शिशु लिंगानुपात मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका अगर लिंगानुपात का बात करें तो कितना है 963। ठीक है। साक्षरता दर अगर गुमला का बात करें तो बहुत 75.55%। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अनुमंडल, अनुमंडल कितने हैं दोस्तों 3 अनुमंडल है। परमंडल किस परमंडल में पड़ता है गुमला, दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल। और यदि अगर हम लोग बात करें कि गुमला में कितने अनुमंडल है तो टोटल कितने अनुमंडल है दोस्तों 3। ये याद रखिएगा, एक गुमला, एक चैनपुर और एक बसिया। ठीक है। प्रखंड कितने अगर बात करेंगे दोस्तों तो कुल 12 प्रखंड है। गुमला, सिसई, बिशनपुर, चैनपुर, घाघरा, डुमरी, बसिया, रायडी, कामडरा, भरनो, पालकोट और एक है जारी जिसको बोलते हैं ये अल्बर्टेका। क्या है अल्बर्टेका। ये टोटल कितने हैं 12 प्रखंड है। ठीक है। और फिर आगे हम लोग देखते हैं विधानसभा क्षेत्र। टोटल कितने विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं गुमला जिला के अंतर्गत 3। कौन कौन, गुमला विधानसभा क्षेत्र, सिसई विधानसभा क्षेत्र और बिशनपुर विधानसभा क्षेत्र। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि मैं आप लोगों को इधर भी बतलाया कि गठन इसका 18 मई 1983 को हुआ, लेकिन इससे भी रिलेटेड कि किससे अलग होके बना, क्या क्या प्रोसेस हुआ, इससे भी संबंधित बहुत सा बात है। मतलब अभी जो मैं पॉइंट आउट एक एक पॉइंट करके मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ, इससे संबंधित मैं डिटेल में विस्तृत तरीके से भी आगे बतलाने वाला हूँ। ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि विधानसभा क्षेत्र तीन तरह का है। सॉरी, गुमला जिला के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बता दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर वर्तमान में पूछ सकता है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के अनुसार अभी विधायक कौन है, तो बिशुनपुर में आपका है चमरा लिंडा जो कि जेएमएम से बने थे, लेकिन अभी उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, जेएमएम के पार्टी में वो अभी नहीं है। अब सिसई में अगर बात करें तो सिसई में अभी जीगा सुसोरन होरो अभी वहाँ पे विधायक हैं, और गुमला में आपका भूषण तिर्की जो कि जेएमएम से है। कहने का मतलब तीनों जो है जेएमएम से है। ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। मतलब गुमला से होकर जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है, जो छूती है, वो क्या क्या है 23 नेशनल हाईवे, 78 और 143A। अब इसके बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल से बाद में बतलाऊंगा कि ये 23 कहाँ पे टच करता है, 78 कहाँ पे टच करता है और 143 कहाँ पे टच करता है। ठीक है। यहाँ पे प्रमुख कुछ नदियाँ हैं दोस्तों। प्रमुख नदियाँ यहाँ पे दक्षिणी कोयल है, शंख है। यहाँ पे उत्तरी कोयल भी आप लिख सकते हैं, एक उत्तरी कोयल भी हो जाएगा, है ना। कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की अगर बात करें तो प्रमुख पर्यटन में यहाँ घाघरा जलप्रपात, हेपा जलप्रपात, प्रेमा घाट जलप्रपात, पालकोट अभ्यारण्य, नौरतनगढ़ का किला, पालकोट का राजमहल, नागफेनी का राजमहल, पालकोट का गुफा, ये सब प्रमुख है। इसके अलावा प्रमुख धार्मिक स्थल का बात करें तो वासुदेव राय मंदिर, महामाया मंदिर, महामाया हपामुनि वही हो गया, फिर आंजन धाम मंदिर, टांगीनाथ मंदिर, इस तरह के बहुत से मंदिर, प्रमुख मंदिर या प्रमुख धार्मिक स्थल आपका गुमला में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जितना भी आप प्रमुख पॉइंट देखें दोस्तों, अभी प्रमुख धार्मिक स्थल का बात करें या तो फिर यहाँ पे गुमला का गठन से संबंधित बात करें या फिर ये प्रखंड हम लोग बात कर ही लिए कि 12 प्रखंड है, लेकिन टोटल यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूँ 18 थाने हैं। टोटल कितने थाने हैं 18 थाने। प्रखंड भले 12 है लेकिन थाना कितना है आपका दोस्तों 18, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो और भी जो डिटेल है सारा डिटेल मैं बारी बारी से आप लोगों को आगे बतलाता हूँ। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग गुमला से जुड़े कुछ इसके इतिहास, इसके नामकरण के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको रखना चाहिए इस तरह का भी, मतलब गुमला सामान्य ज्ञान का बात किया है तो किसी तरह का भी सवाल बन सकता है, इसलिए थोड़ा वो जो लग रहा है इस तरह का, हम कोशिश किए हैं कि थोड़ा उसको भी समाहित कर लें। देखिए, इसमें क्या है दोस्तों कि गुमला की शुरुआत एक छोटे से गाँव से हुई थी। हर साल एक हफ्ते तक चलने वाला गाय मेला कहने का मतलब उसको गौ मेला होता था, जहाँ रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, बर्तनें, गहने, अनाज और कभी कभी मवेशी बेची जाती थी। मतलब कहने का मतलब है कि गुमला की शुरुआत एक छोटा सा गांव से हुआ था, मतलब एक छोटा सा गांव था। इसमें पहले क्या होता था कि प्रत्येक सप्ताह गौ मेला लगता था, या गौ बाजार बोल सकते हैं। वहाँ पे कुछ कुछ बर्तन उर्तन, गहना वहना बेचा जाता था, उसके साथ यहाँ मवेशी भी बेचे जाते थे। ठीक है, चूँकि ये चीज़ें सिर्फ मेले में ही मिलती थी, इसलिए लोग साल भर अपनी ज़रूरतों की चीज़ों की सूची बनाकर रखते थे। ठीक है, और सूची बना कर रखते थे, और छोटे से गांव की आबादी बढ़ती गई और एक गुमला ज़िले का विकास हुआ। और ये गौ मेला का व्युत्पन्न, यानी गौ मेला जो लगता था, उसी से इसका नाम, इस ज़िले का नाम गुमला, गुमला गौ मेला गुमला, इसी से व्युत्पन्न होके इस ज़िले का नाम गुमला पड़ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देख। एक इसमें छोटा सा बात और है दोस्तों कि गुमला जिला का जो नामकरण से संबंधित है, एक और भी बात विख्यात है। कहा जाता है कि ये जो गुमला शब्द है मुंडारी भाषा से है, मुंडारी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ स्थानीय जनजाति के चावल निकालने की प्रक्रिया धान कूटना है, जो लोकप्रिय है। मतलब ये गुमला शब्द जो है मुंडारी भाषा से है, और वहाँ जो धान कूटने का जो प्रक्रिया है उसको लोग गुमला बोलते हैं, और उसी से गुमला शब्द की उत्पत्ति हुई है, एक मान्यता ये भी है। ठीक है दोस्तों, अब इतिहास के अंतर्गत हम लोग इतिहास देख रहे थे, इतिहास के अंतर्गत ही कुछ पॉइंट है कि 1902 में गुमला रांची जिले का एक उपखंड बन गया। कब? 1902 में रांची जिला का एक उपखंड बन गया, क्या? गुमला। ठीक है, अब आगे क्या हुआ कि 18 मई 1983 को गुमला जिले की स्थापना बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा द्वारा की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों आप लोग के लिए। और द्वारिका नाथ सिन्हा को नए जिले का पहला डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया। कहने का मतलब डीसी, डिप्टी कमिश्नर मतलब डीसी। पहला डीसी अगर बोला जाए कि गुमला जिले का पहला डीसी कौन थे? द्वारिका नाथ सिन्हा। और गुमला जिले का स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बिहार के तत्कालिक बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के द्वारा। समझ गए दोस्तों? चलिए अब आगे देखते हैं। डीसी से संबंधित यहाँ कुछ बात आया दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ सूची है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पहला जो डीसी थे यहाँ पे, वो कौन थे? श्री द्वारिका नाथ सिन्हा। ये 18 तारीख 5वां महीना से 1983 से लेके 31/5/1985 तक यहाँ पे पदस्थापित थे। उसके बाद यहाँ मैंने कुछ वर्तमान की सूची भी बनाई है दोस्तों, कि आपका यहाँ पे हम बात करें कि 28/7/2023 से यहाँ पे हमारे नए जो डीसी हैं श्रीकांत सत्यार्थी अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। इनसे पहले ठीक श्री सुशांत गौरव जी थे डीसी यहाँ पे, और उनसे पहले श्री शिशिर कुमार सिन्हा थे। तो मैं 2-3 को बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कि हो सकता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है सवाल में कि अभी वर्तमान में जो डीसी है श्रीकांत सत्यार्थी, उनसे ठीक पहले गुमला के डीसी कौन हुआ करते थे? तो श्री सुशांत गौरव। अब इनसे रिलेटेड भी बहुत से सवाल है दोस्तों कि श्री सुशांत गौरव जी जब यहाँ गुमला में थे तो इनको बेस्ट डीसी का भी अवार्ड आपको प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ पुरस्कार भी दिया गया है। इससे संबंधित क्यों दिया गया, क्या काम था, नहीं था, इससे संबंधित बहुत सा जो प्रश्न बन सकता है उसको हम लोग गुमला करेंट सामान्य ज्ञान में हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, गुमला की कुछ भौतिक सुविधा या भौतिक स्थिति का हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, समझिए आप, यहाँ इलाके बेहद कम है और कई नदियों का अस्तित्व है। यहाँ पे बहुत से माने इलाका बहुत कम है और नदियों का भी कुछ अस्तित्व है। कुल 5.21 लाख हेक्टेयर भूमि में, कुल भूमि कितना है? इतना है, जिनमें जिले का वन कवर इतना लाख हेक्टेयर में 1.35 लाख हेक्टेयर है, जिसमें वन है। अर्थात कह सकते हैं कि जिले का जितना क्षेत्रफल है उसमें से 27% क्षेत्र में
यहाँ 1 है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। 3 प्रमुख नदियाँ जो गुमला जिले के माध्यम से बहती है, दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल, शंख नदी, मुख्य नदियाँ, भिन्न नदियाँ। शंख नदी, ये 3 मुख्य है दोस्तों, और ये तीनों के बहुत से सहायक नदियाँ हैं, छोटे छोटे नदियाँ, उनका हम यहाँ पे जिक्र नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कि गुमला जिले में एक अच्छा मौसम है जो एक सुखद ठंड और समशीतोष्ण मौसम की स्थिति में है। औसत तापमान यहाँ का कितना रहता है? 23 डिग्री सेल्सियस। इससे पहले जिले में आपका औसत तापमान औसत वार्षिक वर्षा 1400 से 1600 मिलीमीटर थी, लेकिन हाल के आंकड़ों ने औसत वार्षिक वर्षा में करीब 1000 से 1100 मिलीमीटर तक गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, मतलब अभी इतना है। अब हम लोग बात करें दोस्तों खनिज संपदा के बारे में। किसके बारे में? खनिज संपदा के बारे में। अब हम लोग यहाँ खनिज संपदा के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि गुमला जिले में बॉक्साइट और लेटराइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में बिशुनपुर ब्लॉक में अमकी, यहाँ पे लिखा गया, इसको पढ़िएगा, अमती पानी, लंगड़ा टाड़, चिरोडी, जालिम, नरमा, बहागड़ा और चैनपुर ब्लॉक के अंतर्गत अगर बात करें तो लंगाटाड़, लुबकापात, छोटा जातू और घाघरा पोल में हाड़ूप, ये हरूप जो लिखा है हाड़ूप होगा, ये सेरेंगजेक जो लिखा है ये सेरेंगदाग होगा। जालिम के गांव में पाए जाते हैं। बॉक्साइट खानों की कुल संख्या अगर यहाँ बोला जाए तो दोस्तों कितना है? 21 है। जिले के कुछ हिस्सों में भी चीनी की मिट्टी के अलावा यह भी पाया जाता है। अन्य खनन गतिविधियां जैसे पत्थर कोल्हन, ईंट भट्टा और पत्थर चिप खनन पट्टे भी जिले के अलग अलग हिस्सों में उपलब्ध है। लेकिन मुख्यतः जो ये बॉक्साइट को लेकर है दोस्तों कि कहाँ कहाँ बॉक्साइट की खनिजें हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता दिया कि बिशुनपुर ब्लॉक का किस क्षेत्र में, चैनपुर ब्लॉक के किस क्षेत्र में, घाघरा ब्लॉक के किस क्षेत्र में, ये मैं आप लोग को यहाँ पे डिटेल में बतला दिया हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो आप सूची देख रहे हैं दोस्तों, ये जो सूची है आपका गुमला जिला अंतर्गत जितने थाने हैं उनकी सूची है। ठीक है, मैं आप लोगों को बतला चुका हूँ, लिस्ट भी दिखा चुका हूँ कि कुल 12 प्रखंड है गुमला में, लेकिन कुछ थाना है। टोटल कितने थाना मैं बताया था आप लोग को? 18 थाना। यहाँ से गिन लीजिए, गुमला है, सिसई, घाघरा, पुसो, बिशुनपुर, गुरदरी, भरनो, करन थाना जारी, कामडारा, डारा, बसिया, चैनपुर, कुरकुरा, डुमरी, रायडी, कुरुमगढ़, सुरसांग, पालकोट, इतने थाना है। टोटल कितने थाना है दोस्तों? 18 थाना। आप लोगों से पूछा जा सकता है ना, कि कितने थाने हैं, मैंने नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ का जो प्रमुख धार्मिक स्थल है या मंदिर है उनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टांगीनाथ के बारे में। क्या है टांगीनाथ? ये गुमला में स्थित है, स्थित तो है ही, स्थित है। यह मंदिर गुमला के मझगांव पहाड़ी में स्थित है। कहाँ है? गुमला के मझगांव पहाड़ी। इस मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग के अलावा 8 अन्य शिवलिंग भी हैं। यहाँ शिवलिंग के अलावा माँ दुर्गा, लक्ष्मी, भगवती, गणेश, हनुमान आदि की प्रतिमाएं मिलती है। और ऐसे बात करें तो गुमले का किस प्रखंड में पड़ता है दोस्तों? तो ये आपका डुमरी प्रखंड में पड़ता है। टांगीनाथ कहाँ पड़ता है? डुमरी प्रखंड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस मंदिर के पास इस मंदिर से संबंधित बहुत से यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, उसके बारे में हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि इस मंदिर के पास एक अष्टकोणीय खंडित त्रिशूल अवस्थित है, जिसकी भूमि से ऊंचाई लगभग 11 फीट का है। जो खंडित त्रिशूल जो भूमि में अवस्थित है उसकी ऊंचाई कितनी है? 11 फीट। इतिहासकार इसे 5वीं से 6वीं शताब्दी का मानते हैं। इस मंदिर का निर्माण पूर्व मध्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? पूर्व मध्यकाल में। इस स्थान का संबंध किससे जोड़ा जाता है दोस्तों? इस स्थान को किससे जोड़ा जाता है? परशुराम से। वहाँ जो फरसा गड़ा हुआ है माना जाता है कि वो परशुराम जी का है। एक मान्यता के अनुसार यहाँ आज भी परशुराम का पद चिन्ह मौजूद है तथा यहाँ परशुराम द्वारा प्रयुक्त फारसा टांगी, फारसा समझ रहे हैं आप लोग, गड़ा हुआ है। इस स्थान का संबंध पाशुपत संप्रदाय से है। किस संप्रदाय से है? पाशुपत संप्रदाय से। तो इस तरह के सवाल जो बन सकते हैं टांगीनाथ से रिलेटेड वो मैं आप लोग को यहाँ बता दिया। चलिए अब आगे बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे है वासुदेव राय मंदिर। ये जो है दोस्तों आपका कोराम्बे, ग्राम कोराम्बे में अवस्थित है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं।
यहाँ काले पत्थरों से निर्मित वासुदेव राय की प्रतिमा स्थित है। किस पत्थर से? काले पत्थर से। नागवंशावली के अनुसार नागवंशियों ने पलामू के रक्षिलों को पराजित करके प्राप्त की थी। नागवंशियों के अनुसार मान्यता है कि नागवंशियों ने पलामू के रक्षिल किससे? पलामू के रक्षिल राजाओं से पराजित करके ये प्राप्त किया था। इस मूर्ति को 1463 ईस्वी में इस मूर्ति की विधिवत स्थापना राजा प्रताप कर्ण के द्वारा की गई थी। एक अन्य किंवदंती अन्य मान्यता के अनुसार यह मूर्ति खेत जोतते समय घुमा मुंडा को मिली थी। किसको मिली थी? घुमा मुंडा, सहियान ग्राम का निवासी था, घुमा मुंडा को मिली थी। यहाँ रक्सेल एवं नागवंशियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, अतः इस स्थान को हल्दी घाटी तथा यहाँ स्थापित मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर भी कहते हैं। इसलिए पूछा जाता है दोस्तों कि झारखंड का हल्दी घाटी किसे कहा जाता है? यही कोराम्बे आपको आ जाएगा, ठीक है। और हल्दी घाटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि रक्षल और नागवंशियों के यहाँ भयंकर युद्ध हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे महामाया मंदिर। महामाया मंदिर दोस्तों ये गुमला के हपामुनी गांव में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। कब कराया था? 908 ईस्वी में गजघंट राय ने। इस मंदिर में काली माँ की मूर्ति स्थापित है, जो एक तांत्रिक पीठ है। किसके मूर्ति स्थापित है? काली मंदिर की, जो तांत्रिक पीठ है। इस मंदिर के प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ, जो मराठा ब्राह्मण थे, वो थे। श्रीनाथ देव के द्वारा इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई। 1831 के कोल विद्रोह के दौरान इस मंदिर में तोड़फोड़ हो गई थी, जिसे बाद में पुनर्निर्मित किया गया। चैत्र पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में मंडा पूजा, शिव की पूजा की जाती है तथा यहाँ मंडा मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मंडा मेला का आयोजन होता है प्रत्येक साल। मंडा पूजा के दौरान क्या होता है कि भोक्ता आग पर नंगे पांव चलते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में फुलकुंदी भी कहते हैं। मैंने प्रत्येक साल यहाँ अभी भी मंडा पूजा होता है और होते आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग अंजन धाम के बारे में कि अंजन धाम मंदिर जो है वो कहाँ है? अंजन ग्राम में। इसे हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ देवी अंजना की प्रस्तुत मूर्ति स्थापित है। देवी अंजना कौन थी? हनुमान की माँ। और यहाँ पर चक्रधारी मंदिर एवं नकटी देवी का मंदिर भी स्थित है। चक्रधारी मंदिर में शिवलिंग के ऊपर भारी पत्थर से बना एक चक्र स्थित है, जिसके बीच में एक छिद्र भी है। ये थोड़ा सा उसका व्याख्या किया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को है तो मैं थोड़ा सा बतला दे रहा हूँ। इस मंदिर के 3 ओर नेताहार पहाड़ी का विस्तार है, जबकि इसके दक्षिण में खरवा नदी का अफवाह है। किस नदी का अफवाह है? दक्षिण में खरवा नदी का, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे है दोस्तों कपिलनाथ मंदिर। ये कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये है आपका दोईसा नगर, गुमला में। ठीक है, 1710 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा राम शाह ने अपनी राजधानी दोईसा में कराया था। इस मंदिर दोईसा के प्रशस्त स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना है। खाली इसमें याद रखिएगा 1710 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नागवंशी राजा राम शाह ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं चिंतामणि मंदिर। क्या है? चिंतामणि मंदिर, जो कि पालकोट गुमला में। इस मंदिर का निर्माण एक नागवंशी ने अपने कुल देवता चिंतामणि के सम्मान में कराया था। यह मंदिर नागवंशियों की राजधानी पालकोट में स्थित है। मैंने पालकोट भी कभी न कभी नागवंशियों का राजधानी था ही, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो वहीं पे स्थित है। अब सती मठ ये भी गुमला के पालकोट में स्थित है। इसका निर्माण एक नागवंशी महारानी ने नागवंशियों की राजधानी पालकोट में कराया था। नागवंशी महारानी, इसे निर्मित कराने वाला महारानी बाद में सती हो गई थी, जिसके कारण इसे सती मठ कहा जाता है। जो नागवंशी महारानी यहाँ मंदिर बनवाई थी वो बाद में सती हो गई थी, इसलिए इसका नाम अभी भी सती मठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि ये धार्मिक से संबंधित जो भी आपका डिटेल्स है वो आप समझ गए होंगे। तो इसमें बहुत हार्ड नहीं सवाल, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है कि टांगीनाथ कहाँ है, वासुदेव कोराम्बे से संबंधित कुछ, हपामुनि से संबंधित कुछ रिलेटेड कुछ, कि मंडा पूजा कहाँ होता है, इनमें से तो आप बता सकते हैं कि हपामुनि में महामाया मंदिर की ये में प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चीज़ बतलाया दोस्तों कि जब आप कभी महामाया मंदिर हपामुनि आइएगा तो वहाँ पे बहुत से बोर्ड लगे हुए हैं। अभी बोर्ड में कुछ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ भी लिखे हुए हैं, एक बार देख लीजिए, तो आपको इनसे भी बहुत से सवाल बन सकते हैं। कि माँ महामाया मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध नागवंशी राजा गजघंट राय के द्वारा 965
संवत में किया गया था। ये तो मैं आप लोगों को बता दिया पहले भी। 1100 साल पहले यहाँ एक मुनि आए थे। कौन आए थे? एक मुनि, जो बहुत कम बोलते थे, बहुत कम बोलते, मौन रहते थे कहने का मतलब। अब मुंडारी भाषा में हापा का अर्थ मौन रहना होता था, अतः उन्हीं मुनि के नाम पर इस गांव का नाम हापा मुनि पड़ गया। आप समझ गए कि हापा मुनि का जो गांव है वो हापा मुनि का गांव का नाम हापा मुनि क्यों पड़ा, आप समझ गए। आप देखिए और आगे कि 1888 संवत में जब लड़का आंदोलन हो रहा था, कौन सा आंदोलन? लड़का आंदोलन। उस समय विद्रोहियों के द्वारा मंदिर पर आक्रमण किया गया। तब माँ महायान अपने द्वारपाल श्री राघव राम जी को आदेश दिया था। तो उस समय द्वारपाल कौन था? राघव राम। ठीक है, इसमें बहुत सा और भी वैसे कहानी है कि राघव राम को मतलब महामाया का आदेश हुआ कि तुम लड़ते जाओ और पीछे पलट के मत देखना, पीछे पलट के देखोगे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। और वो उसी तरह से करते गए, लेकिन अंतिम में वो पीछे मुड़ के देख गए और उनका सर जो है धड़ से अलग हो गया। इसी तरह का कहानी है, लेकिन मुख्य रूप से आप ये क्या बोलते हैं, लड़का आंदोलन, द्वारपाल श्री राघव थे, गजघंट राय ने इसका निर्माण कराया, 965 में कराया। ये सब महत्वपूर्ण आपका परीक्षा के लिए है, देख लीजिएगा एक बार। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि मतलब कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में मतलब डिटेल पूछ सकता है, वैसे वैसे को मैं प्रयास किया हूँ कि थोड़ा सा विस्तृत तरीके से आप लोग को बतला दूँ। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग गुमला जिला के सीसे प्रखंड में स्थित नौरतनगढ़ किला गुमला के बारे में। ठीक है, नौरतनगढ़ किला गुमला झारखंड के बारे में बात करेंगे। पुरातात्विक इतिहासकार का माने तो यह नागवंशी राजा दुर्जन साल लिखा गया, शाह के कार्यकाल सन 1636 से 1640 के बीच में निर्माण किया गया था। 9 मंजिला महल का निर्माण कराया था। इतिहासकार का माने तो नागवंशी शासक बैरी साल ने अपने राजधानी खुखरागढ़ से स्थानांतरित कर नवरत्न को नया राजधानी बनाया था। ठीक है, मतलब यहाँ जो नवरत्नगढ़ का जो आपका नागवंशी राजा जो था वो दुर्जन शाह, उन्हीं के दौरान नवरत्नगढ़ किला का निर्माण कराया गया था। और यहाँ पे जो है आपका नागवंशी शासक जो बैरी साल था वो जो खुखरागढ़ से स्थानांतरित करते हुए नवरत्न को नया अपना राजधानी बनाया था। और नवरत्नगढ़ जो है पहले चारों ओर पहाड़ और पेड़ पौधों से बड़े पत्थर से घिरा भव्य किला का निर्माण राजा दुर्जन साल ने करवाया था। अच्छा ठीक है, दोबारा ये रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं कि राजा दुर्जन साल में लगभग लंबे समय तक नवरत्नगढ़ पर शासन किया। लंबे समय तक राज्य का राजा होने के उपरांत उन्होंने नवरत्नगढ़ में 9 मंजिला इमारत का निर्माण कराया और इस किले का नाम नवरत्नगढ़ रखा गया। वर्तमान में नवरत्नगढ़ में जब आप विजिट करने जाते हैं तो आपको आज भी नवरत्नगढ़ किला का खंडर देखने को मिलता है। वर्तमान में यह किला सरकार के हस्तक्षेप में, किसके हस्तक्षेप में है? सरकार के हस्तक्षेप में, मतलब सरकार इस पर अपने अधिकार में ले लिया है और सरकार के संरक्षण में ही देखरेख किया जा रहा है। मतलब अभी भी उसको जो खंडर जैसा बच गया उसको जीर्णोद्धार या उसको बचाने का प्रयास या उसको सुरक्षित रखने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है और आए दिन पर्यटकों का भीड़ भी यहाँ लगातार लगा रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब नवरत्नगढ़ से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, अब उनको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि देखिए कि झारखंड के गुमला जिले के सिसे प्रखंड में स्थित है नवरत्नगढ़। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये है, अब आगे हम आप लोग को बताते हैं कि अभी भी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा यहाँ खुदाई करवाई जा रही है और बहुत से अवशेष यहाँ से मिल रहे हैं। और आपको बता दूं कि भारत सरकार ने ये डेट याद कर लीजिएगा, 27 सितंबर 2019 में से राष्ट्रीय धरोहर की मान्यता दे दी है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया आपका। फिर एक आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इसका नवरत्नगढ़ को डोयसागढ़ गांव में होने के कारण, ये सीसे प्रखंड के डोयसा गांव में है, इसके कारण इसे डोयसागढ़ भी कहा जाता है। झारखंड की राजधानी रांची से इसकी दूरी लगभग ही 70 किलोमीटर है। ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार 6वीं-7वीं शताब्दी में बिहार, झारखंड और उड़ीसा में नागवंशी, बंगाल में पाल और मध्य प्रदेश में भोजवंशी 3 शासकों का ही प्रभुत्व था। ठीक है, मैंने उस समय ये नवरत्नगढ़ का निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब नवरत्नगढ़ से संबंधित अगर किसी तरह का प्रश्न आपको बनता है तो आप आसानी से बना सकते हैं।
हालांकि मैं आप लोगों को करेंट अफेयर बतलाऊंगा ही दोस्तों, लेकिन फिर भी बीच में अगर नोट में मेरा ये आ गया तो देख लीजिए कि शंभू कुमार सिंह गुमला पुलिस के नए कप्तान होंगे। मतलब उस समय का न्यूज़ का मैं ये ऐड कर दिया हूँ। मतलब अभी जो हमारे गुमला के एसपी हैं वो कौन है? शंभू कुमार सिंह, जो कि गुमला के एसपी हरविंदर सिंह को स्थापित करते हुए पुलिस अधीक्षक संचार व तकनीकी सेवा रांची के पद पर पदस्थापित किया गया। मतलब इनसे पहले शंभू कुमार सिंह से पहले यहाँ पे एसपी कौन थे? हरविंदर सिंह। और उन्होंने वर्ष 2023 के सितंबर में गुमला एसपी का प्रभार लिया है और 5 महीने के बाद उन्हें स्थापित कर दिया गया है। और वहीं नए एसपी जो आपका शंभू कुमार सिंह है, ये विशेष शाखा रांची से पदस्थापित थे। मतलब ये पहले विशेष शाखा रांची में थे, उसके बाद यहाँ आए। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या है ना दोस्तों कि यहाँ पे एक JNV नवोदय विद्यालय मसरिया घाघरा, जहाँ नवोदय विद्यालय जो है मसरिया में है और जो घाघरा ब्लॉक में पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये मसरिया गुमला एक सह शैक्षिक आवासीय विद्यालय है। शिक्षा मंत्रालय स्कूली शिक्षा और साक्षरता भारत सरकार के तहत 1986 में स्थापित नवोदय विद्यालय समिति का ही एक विंग है। समझ गए? माने भारत सरकार द्वारा ये संचालित है, आवासीय विद्यालय है। मतलब यहाँ छात्र और छात्राएँ रहकर पढ़ते हैं। ठीक है, यह 3 तरफ से घिरी पहाड़ियों के प्राकृतिक सुंदरता में स्थित है। दूसरी तरफ बेलागाड़ा गांव है। ठीक है, एक तरफ मतलब दूसरी तरफ बेलागाड़ा गांव है। उत्तर पूर्व कोना में बात करें तो जल का बड़ा निकाय है, मसरिया बांध है। यहाँ स्कूल से सटे हनुमान मंदिर के साथ स्कूल की सुंदरता भी पड़ता है, हनुमान मंदिर भी है। वही थोड़ा बहुत इसके बारे में आप लोग को यहाँ पे जिक्र कर दिया है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं दोस्तों। इसमें अगर बहुत सा सुविधाएँ हैं वो सब दिया हुआ है आपको। और यहाँ पे क्या है कि वर्तमान में स्कूल एक पूर्ण विकसित स्कूल है, जिसमें टोटल 561 छात्र हैं, जिनमें से 313 लड़के और 248 लड़कियाँ हैं। ठीक है, ये कॉमन बात है दोस्तों। मतलब इतना आप लोग को नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मतलब गुमला में जलप्रपात से संबंधित कुछ नोट्स हैं, उसको आप देख लीजिए। हेपाद नाम का जो जलप्रपात है ये गुमला में है, घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। नागफेनी जो है ये गुमला के शंख नदी पर स्थित है। सदनी या सदनी घाट गुमला में ही है, शंख नदी पर स्थित। 1600 मीटर इसका हाइट है या 200 मीटर फीट बोलते हैं इसका आकार, सर्पाकार है। अब प्रेमा घाट ये भी गुमला के रायडी प्रखंड में स्थित है। शेरका गुमला बिशुनपुर प्रखंड में शेरका नदी पर स्थित है। ठीक है, ये प्रमुख जलप्रपात आपके हो गए। फिर कुछ यहाँ के अगर आदिम जनजाति के बारे में बात करें तो गुमला में रहने वाली आदिम जनजाति मुख्य रूप से आपका है असुर है, कोरवा है, बिरजिया है, बिरहोर है, परहिया आदिम है जनजाति के लोग गुमला में रहते हैं। कुल 49 पंचायतों के 166 गांव में आदिम जनजातियों का डेरा है। एक डाटा के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो इतने जगहों में मतलब 166 गांव में आदिम जनजाति का डेरा है। कुल परिवारों की संख्या 3522 है, जिनकी आबादी 16,000 से अधिक है। ठीक है, मतलब ये आदिम जनजाति के बारे में हम एक थोड़ा छोटा सा डाटा बताएंगे कि किस तरह के आदिम जनजाति यहाँ पे मिलते हैं।